वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं आप लोगों के नेक्स्ट के एग्जाम के अंदर। वो सब के सब हम लोग एक लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को कभी मिस मत करना गलती से भी, अदरवाइज आप लोग काफी सारे अपने मार्क्स गवा बैठोगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हम लोगों ने यहाँ पे डायोजिटाइजेशन करवाया है। ठीक है, फिर हम लोगों ने कपलिंग रिएक्शन कराई है। तो डायोजिटाइजेशन किसका होगा? हमारे पास अमीन का होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें N2 पॉजिटिव और यहाँ पे Cl देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे गिवन है? यहाँ पे फिनोल गिवन है, राइट। इस तरीके से फिर हम लोग इस पे क्या कराएंगे? कपलिंग रिएक्शन कराएंगे। जैसे इस पे हम लोग कपलिंग रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये जो है वो कहाँ पे जाके अटैक करेगा? इसका पैरा पोजिशन पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिक मीडियम गिवन है। ठीक है, पीएच 9 to 11 रहती है इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? इस तरीके से जो हमारे पास पहले था उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा इस तरीके से ये, इसकी पैरा पोजिशन पे जाकर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होता है देखने को मिलता है, ये वाली रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने डायोजिटाइजेशन यहाँ पे कराया था। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लोगों ने सेकंड नंबर पे क्या कराया है? कपलिंग रिएक्शन देखने को मिली है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है इस वाले कंपाउंड की NaOH Br2 के साथ। तो आप लोगों ने NaOH Br2 कहाँ कहाँ पे यूज किया हुआ है, मैं आपको याद दिलाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता था? अमाइड होता था। इसकी जब हम लोग रिएक्शन कराते थे NaOH Br2 के साथ, तो यानी कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन देता था, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता था? फाइनली NH2 लग जाता था यहाँ पे। ठीक है, और C डबल बॉन्ड यहाँ से गायब हो जाता था। सेकेंड रिएक्शन हम लोगों ने क्या देखी थी इसी से रिलेटेड? ये तो हमारे पास क्या है? हॉफमैन ब्रोमा अमाइड रिएक्शन है। ठीक है, ब्रोमा अमाइड। दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने क्या देखी थी? यहाँ पे जब CH3 लगा रहता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? NaOH और Br2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और ये वाला जो ग्रुप है OH से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी पहले? तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला जो ग्रुप है वो क्या करेगा? इसका क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा, राइट। तो सबसे पहला जो रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लग जाएगा OH। ठीक है, CH3। देखो यहाँ O- बनता है यहाँ पे। हम लोगों ने मतलब उसका क्या करा हुआ है? प्रोटोनेशन करवाया हुआ है, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? एक्स फॉर्म हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे KMnO4 की रिएक्शन की, कि KMnO4 कैसे रिएक्ट करता है। समझना, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करता है KMnO4। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, अगर इसकी हम लोग KMnO4, ठीक है, KOH के साथ इसको अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? इस पूरे ग्रुप का ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई 1 डिग्री ग्रुप लगा रहता है या 2 डिग्री ग्रुप लगा रहता है, अगर एक भी हाइड्रोजन है तो इसका हमें क्या देखने को मिलने वाला है? ऑक्सीडेशन देखने को मिलने वाला है इस तरीके से। ठीक है, और जैसे हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, प्रोटोनेशन करा देंगे इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग जाता है फाइनली। तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन देती है। मान लीजिए अगर अभी आपको इस तरीके से दे दिया CH2 CH2 CH3। ठीक है, और मैंने सेम रिएजेंट इसका यूज किया गया है KMnO4। ठीक है, KOH के प्रेजेंस में मैंने इसको हीट किया है और फिर बाद में प्रोटोनेशन कराया है, तो भी हमें यही प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तब भी हमें यही प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है इसका फाइनली। यहाँ पे आप कुछ भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली वो यही देने वाला है। ठीक है, KMnO4 KOH
को हीट करने के बाद। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, KMnO4 KOH के साथ जब मैंने इसको हीट किया, ठीक है, और फिर बाद में इसका हम लोगों ने क्या कराया, प्रोटोनेशन करा दिया, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, प्रोटोनेशन बोल दीजिए आप लोग। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है कि ऊपर वाला जो एसिड था वो एज इट इज रहेगा, बट इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इस वाले कंपाउंड का, मतलब CH3 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग P2O5 की। P2O5 क्या है हमारे पास, एक अच्छा क्या है हमारे पास, P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो वो क्या कर देगा, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा फाइनली, जैसे मैं P2O5 डालूंगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, डी। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होनी थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज समझना कि कभी कभार आप लोगों को जो हमारे पास ये रिएक्शन होती है हेलोफॉर्म, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे काफी बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे NaOH और आप लोगों को Br2 की जगह कभी कभार NOBr भी दे सकता है, NOCl भी गिवन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो आप लोगों के सामने ही हमारे पास PYQ है, जो कि NCERT से उठाया गया है, एज इट इज पूरा का पूरा क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। पेज नंबर 370 पे एक क्वेश्चन गिवन है, क्लास 12 की NCERT पार्ट 2 के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे पास आई थिंक ओल्ड NCERT है, उसके अंदर गिवन है ये वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पीएच नहीं गिवन था, हमें कुछ CH3 गिवन था पीएच की जगह पे। तो यहाँ पे हमें NaOCl गिवन है, राइट। तो NaOCl क्या करता है, हमारे पास जो भी CH3 ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप, इसका क्या कर देता है, NaOH प्लस Cl2 गिवन हो या फिर NaOCl गिवन हो, तो इसका क्या कर देगा, NaOCl गिवन है, इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, किसके अंदर ऑक्सीडेशन कर देगा, OH के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो यानी कि हमारे पास सिर्फ ये वाला ग्रुप आपको नजर आ रहा है, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, PH CH डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ पे इसका क्या जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, OH लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं हम लोग अब इन क्वेश्चंस की, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाले हैं, बट मैं इनके आंसर्स अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो होमवर्क कैसे हुए, आप लोग अभी ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है, ताकि मैं इन क्वेश्चंस को जल्दी से डिस्कस कर सकूं। तो होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा खुद से एक बार, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो KMnO4 होता है वो दो काम करता है, ठीक है। अगर वो एसिडिक मीडियम के अंदर, अगर हम लोग उसको हीट कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, क्लीवेज कर देता है C डबल बॉन्ड C का, ठीक है। जैसे क्लीवेज करेगा क्या बन जाएगा, एसिड का, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमें कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए इसके पास कुछ H हुआ, तो इसका भी क्या हो जाएगा, फिर बाद में फर्दर ऑक्सीडेशन देखने को मिलने वाला है। तो H का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, वो OH बन जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पे बेसिक मीडियम डाल देते हैं, उसको हीट करते हैं, या फिर हम लोगों को ऐसे दिया जाए कोल्ड एक्वस मीडियम ऑफ KMnO4, ठीक है। तो हमें क्या होता है, यहाँ में सीन एडिशन देखने को मिलता है ऑफ OH ऑन अल्कीन। इस वाली अल्कीन पे क्या देखने को मिलता है, सीन एडिशन देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं KMnO4 की रिएक्शन में करवा रहा हूं KOH के साथ, और उसको मैं हीट कर दे रहा हूं। तो हमें क्या देखने को मिल रहा था, किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कुछ भी हमारे पास R ग्रुप लगा हुआ था,
तो वो किससे रिप्लेस हो जा रहा था? हमारे पास COOH से रिप्लेस हो जा रहा था। ठीक है, तो इन्हीं तीनों रिएक्शंस का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ पे दो एक्स्ट्रा रिएक्शंस और हैं जो कि मैंने एनसीईआरटी से उठाई है, और इनका पेज नंबर भी गिवन है, तो आप लोग वहां से कंफर्म भी कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके सारी रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम में KMnO4 को हीट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाइल्यूट एसिडिक मीडियम भी ऐसे कुछ गिवन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड को हम लोगों ने क्लीवेज किया यहाँ पे। ठीक है, तो बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरीके से डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑक्सीडेशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे भी COOH आ जाएगा, और यहाँ पे भी COOH आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, OH से रिप्लेस हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो एल्डिहाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे देखो, हम लोगों ने KMnO4 को KOH के प्रेजेंस में हीट किया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये जो ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला ग्रुप भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा। तो यानी कि ये जो पूरा ग्रुप है वो किससे रिप्लेस होने वाला है, COOH से रिप्लेस हो जाएगा। सिर्फ CH3 रिप्लेस नहीं होगा, पूरा का पूरा ग्रुप रिप्लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला तो COH यहाँ पे आएगा, और दूसरा COOH यहाँ पे आएगा। तो ये एनसीईआरटी पे हमें गिवन है, तो आप लोग कंफर्म कर सकते हो इस रिएक्शन को। पेज नंबर 378, क्लास 12 की एनसीईआरटी। ठीक है, पार्ट 2 पे गिवन है ये चीज। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी जो हमारे पास है, और या फिर मैं इसकी PDF आपको यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। बात करते हैं इस वाली रिएक्शन की, ये भी काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है। देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एसिडिक मीडियम गिवन है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा। तो सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जस्ट CH2 बन जाएगा, राइट। फिर हम लोग को क्या पता है, जो हाइड्रोजन होते हैं उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अच्छा, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमें क्या पता है, दोनों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, तो वहां पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएंगे इस तरीके से। और हमें क्या पता है कि डायोल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, राइट। तो डायोल्स अनस्टेबल होते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है दोनों से। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। लीनियर होता है, राइट, CO2। तो ये हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो यानी कि आप लोगों को बीच वाली स्टेप्स याद नहीं रखनी होती है। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म के थ्रू बताया है कि किस तरीके से जा रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट आप लोग ये बनाओगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे, और अगर ये दोनों गिवन होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, सीन एडिशन होता है। ठीक है, ऑफ OH। इस पे हम लोग क्या करा देंगे, सीन एडिशन करा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, हाइड्रोजन पहले लगा हुआ था, दो दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आके लग जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन की यहाँ पे। तो फोर्थ क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है और ये नजर आ रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, हेलो फॉर्म रिएक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो हेलो फॉर्म में क्या होता है, सिंपल ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, CH3 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, OH आके लग गया। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे आप लोगों को कभी कभार यहाँ पे कुछ H3O पॉजिटिव भी गिवन हो सकता है, कभी कभार H+ या OH- के प्रेजेंस पे आप लोगों ने हीट किया हुआ है, तो वो भी गिवन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, OH इधर आके लगता है, H इधर आके लगता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एसिड बन जाएगा, और यहाँ पे एक अमोनिया गैस बन जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हीट इसलिए किया जा रहा है कि क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सोल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, O-NH4 पॉजिटिव, ये सोल्ट होता है। ठीक है, इस सोल्ट से हमें अमोनिया हटाना है, ये वाला अमोनिया वाला पार्ट हटाना है। तो हम लोग क्या करते हैं,
इसको हीट करते हैं, तो जैसे ही हीट करोगे ना आप लोग, तो ये अमोनिया वाला पार्ट हट जाता है इस सोल्ट से। ठीक है, और हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। इसलिए इसको हीट किया जाता है, तो हीट कंपलसरी होता है, अदरवाइज आप लोगों को फाइनल प्रोडक्ट ये देखने को मिलता है, अगर आप लोग हीट नहीं कर रहे होते तो। ठीक है, तो हीट करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर। इसी तरह की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलने वाली है आगे चल के। तो स्ट्रॉन्ग रहिए काफी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि ये काफी मजेदार लेसन है। सिर्फ अभी तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक देखा है, फिजिकल केमिस्ट्री में और ज्यादा मजे आने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमारे पास क्यूमीन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसके मैकेनिज्म को, ताकि आप लोगों को काफी डेप्थ नॉलेज चली जाए इस कंसेप्ट की कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, क्यूमीन कहलाता है ये वाला कंपाउंड। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या किसी एयर की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है CH3, CH3। जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OOH देखने को मिलता है। तो ये वाला कंपाउंड कहलाता है पहले वाला क्यूमीन। ठीक है, और जैसे यहाँ पे परऑक्सी बॉन्ड बना, तो ये क्या कहलाएगा, परऑक्सी क्यूमीन कहलाएगा, राइट। परऑक्सी क्यूमीन। ठीक है, अब हम लोग क्या कराते हैं, इसका डाइल्यूशन कराते हैं। डाइल्यूट मीडियम में इसका रिएक्शन करवाया जाता है। तो जब ऐसे इसको डाइल्यूट मीडियम में डाला जाता है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे माइग्रेशन देखने को मिलता है। माइग्रेशन किस चीज का देखने को मिलता है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, और इसी पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और ये हमारे पास क्या है, OOH है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने तरह के ग्रुप देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को। पहला पार्ट तो ये वाला ग्रुप 1 ये मान लेता हूँ, ग्रुप 2 ये है। हमारे पास दो तरह के ग्रुप हैं। ये मिथाइल ग्रुप तो G2 में मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप माइग्रेट करता है इस वाले OH के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जब ये माइग्रेट कर रहा है इसके ऊपर, तो यानी कि हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा होगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका ज्यादा होगा, वो ग्रुप जाके इस OH के साथ जाके जुड़ता है। ठीक है, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमें पता होना चाहिए किसका ज्यादा है, कौन जाके माइग्रेट करके उसके साथ जाके जुड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होता है पीएच का। ठीक है, फिर हमारे पास होता है CH3। ठीक है, होल थ्राइस सी का। फिर हमारे पास होता है CH3 होल ट्वाइस सी का, H का। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। तो यानी कि हमारे पास मिथाइल ग्रुप का सबसे कम होगा, और पीएच का सबसे ज्यादा होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो यानी कि हमारे पास माइग्रेट कौन करेगा, सबसे पहले फिनाइल जाके माइग्रेट करेगा इस OH के साथ। तो हमें प्रोडक्ट क्या देखने को मिलने वाला है, फिनोल बन गया जब इसके साथ माइग्रेट करेगा। और जो यहाँ से बॉन्ड टूटा है और ये वाला जो O है, ये क्या बना लेगा हमारे पास, यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से रिएक्शन हो रही थी हमारे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या बनाया था, क्यूमीन से क्या बनाया था, फिनोल बनाया था। ठीक है, एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है कि ये जो हमारे पास बनता है ना, ये लार्ज अमाउंट में बनता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट में बनता है, इसका मतलब ये है, एक चीज समझना कि ये बाई प्रोडक्ट तो है ही, बट ये काफी लार्ज अमाउंट में बनने वाला बाई प्रोडक्ट है इसका। ठीक है, तो एसीटोन भी बना सकते हो आप लोग इस तरीके से। तो बात करते हैं हम लोग इस वाली रिएक्शन की जो यहाँ पे हो रखी है। तो इस वाली रिएक्शन को थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। सॉरी, एक ही OH यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, इस तरीके से बेंजीन रिंग लगा हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की तीन ग्रुप हैं। ठीक है, पहला ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है। तो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे ज्यादा फिनाइल का है, फिर हमारे पास क्या है, ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, फिर हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास कौन माइग्रेट कर रहा होगा, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप माइग्रेट कर रहा होगा। तो यहाँ से ये किस पे चला जाएगा, इस वाले ग्रुप पे चला जाएगा। ठीक है, और जो बॉन्ड टूट रहे हैं उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑफ फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया पहला।
ठीक है, कीटोन वाला। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिनोल फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ठीक है, और जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स रहेंगे ऑर्गेनिक के, वो हम लोग नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो भी रहेगा बाकी बचा हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। ठीक है, ये इस वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा, जो ये वाला लेक्चर है हमारे पास। और ये जो हमारे पास सेकंड है, एसपीडीएफ ब्लॉक से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि हमारे पायरोफॉस्फेरिक एसिड हो गया, फॉस्फेरिक एसिड हो गया, किसी ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि इसके आयनाइजेशन एनर्जी का बताइए, ग्राफ कैसा बन रहा होगा, वो सब जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से। ठीक है, एस ब्लॉक से हमारे पास लिथियम क्लोराइड से क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके कोवेलेंट कैरेक्टर पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके लिए हम लोग सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, जिसमें मैं प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आप लोगों को अच्छे से रीड करवाने वाला हूँ एसपीडीएफ ब्लॉक की। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी और डेल्टा एच से काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वर्क डन, इन सबसे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जहां पे आप लोग इक्विलिब्रियम की बात करें, तो आप लोगों को ली चैटलियर प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ा दी, और काफी सारे जिसके प्रेशर कांस्टेंट रख के कुछ आप लोग चेंज कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, थोड़े सा उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल पे। फिर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि ई नोट सेल से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि आप लोगों को दो ई नोट सेल गिवन है, ठीक है, उससे थर्ड ई नोट सेल बन रहा है। ठीक है, तो उससे हम लोग कैसे डील करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या पता है कि एक तरीके की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हमें डेल्टा जी का यूज करना होता है, जो कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इस ई नोट सेल फाइंड करने के लिए, राइट। तो हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन से भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जैसे कि जो हमारे पास रहता है कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, उनसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा लीव करना सोचे तो कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे, हाँ, केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स से हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास जो ये होता है एंड हमारे पास जो के होता है, इसका टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब के और टी में जो हमारे पास रिलेशन का जो ग्राफ देखते हैं हम लोग, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, के एन टी से सॉल्यूशन से हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो किससे आए हैं, राउल्ट्स लॉ से आए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो अब हम लोग चालू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन तीनों चैप्टर्स को कवर करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द केमिकल बॉन्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द MnCl6 4- MnCN6 3- और MnCl4 2- से हमें क्वेश्चन बताना है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, किसमें है। और यहाँ पे हमें वीबीडी थ्योरी का भी यूज करवाया गया है कहीं पे। और यहाँ पे डीडी ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है उसके पास, वो बताना है। और फिर बात करना है यहाँ पे हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास है MnCl6 4-, यानी कि हमारे पास ये Mn+2 के ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो इसके पास 3d5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, बाद में। और यहाँ पे Cl- एज अ वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं देखने को मिलने वाली है। तो यानी कि हमारे पास ये क्या बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यानी कि हमारे पास कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनने वाली है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारे पास आउटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। आउटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है यानी कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हमारे पास sp3d2 होगी। बात करते हैं यहाँ पे
तो यहाँ पे हमारे पास एम एन किस में +3 के अंदर है, और यहाँ पे 3d4 इसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है, और Cn- एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, पेयरिंग देखने को मिलेगी हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इनर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। इनर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, तो यानी कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे, d2sp3। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे MnCl4 2 - तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3d5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और Cl- के हमारा वीक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। और यहाँ पे एक चीज समझना कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे हमारे पास टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। ठीक है, टेट्राहाइड्रल के लिए हम लोग ऐसा डायग्राम बनाते हैं, राइट। EO2T मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स को भरना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को शेप पता चल गई होगी ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे आने वाली शेप, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल आएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, टेट्राहेड्रल शेप आने वाली है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग द सेंटर ऑफ सिमेट्री। बिल्कुल नहीं। जो हमारे पास टेट्राहेड्रल होता है, यहाँ पे कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखने को मिलती है। क्यों नहीं देखने को मिलती है, एक चीज समझना। मान लीजिए हमारे पास ए है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि नीचे भी हमारे पास क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, जो कि हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हमारे पास ए होता है। इस वाले केस में तो हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे हमारे पास बी होगा, यहाँ पे सी है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सी होगा। तो ये चीज पॉसिबल थी ऑक्टाहाइडल के केस में, दोनों के केसेस में। बट यहाँ पे हमारे पास टेट्राहाइडल में पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे सेकंड की, सेकंड ऑप्शन की। तो यहाँ पे वीबीटी थ्योरी के आधार पर बताया गया है कि एमएन Cl6 4 - के अंदर यहाँ पे बोल रही है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है। ठीक है, तो क्या Mn Cl6 4 - के अंदर क्या हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो वो बता रहा वो है क्या, नहीं है। आप लोग यहाँ पे देखो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हाइब्रिडाइजेशन बता रही है, जबकि यहाँ पे देखो आप लोग sp3d² है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे dd ट्रांजिशन हो रहा है, इज पॉसिबल इन MnCl6 4 - MnCn6, तीनों के अंदर dd ट्रांजिशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो तीनों के अंदर क्या है, हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, n = 5। यहाँ पे हमारे पास कितना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। यहाँ पे हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 5 है। तो यानी कि हमारे पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने हमारे पास dd ट्रांजिशन हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास dd ट्रांजिशन पॉसिबल तो है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन करेक्ट है ये वाला। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मेटल आयन MnCl6 4 - MnCl4 2 - आर इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी किसकी बात की गई है, पहले ऑप्शन की बात की गई है, एंड यहाँ पे बोला गया है इन दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 5 है, यहाँ पे भी हमारे पास 5 है। तो यानी कि मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि n = 5 क्या है, दोनों का सेम है। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों की सेम है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑप्शन फोर्थ भी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसका हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमें गिवन है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस। ठीक है, तो एक चीज समझना यहाँ पे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है सबसे पहले तो। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास यहाँ पे दो कारण से आता है। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास सम होता है किस किस का, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑर्बिटल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। दोनों का मतलब समझना है यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑर्बिटल है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर अपनी ही पोजीशन पे घूम रहा है, ठीक है, जैसे कि हमारी अर्थ अपनी पोजीशन पे रोटेट करती है वैसे ही, तो यानी कि इसके कारण हमारे पास आता है ये वाला स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, म्यू एस बोल देता हूं मैं इसको।
ठीक है, और ये वाला इसके चारों ओर भी रोटेट कर रहा होगा, इसके कारण एक अलग से मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड म्यू ओ। ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, म्यू ओ होता है वो काफी छोटा होता है, स्मॉल। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इस केस के अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होता है। यानी कि जो आप लोग फॉर्मूला लगाते हो ना, रूट एन एन प्लस टू, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। बट अगर मान लीजिए ये वाली चीज कब हमारे पास काम में आएगी, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जब आप लोग डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे ना, एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है, एफ ब्लॉक के अंदर आपसे मैं पूछूं कि आप बताओ मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो आप लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी आता है, ठीक है, प्लस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी देखने को मिलता है। होप यू आप होप यू आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि मैं क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर फॉर्मूला हमारे पास चेंज हो जाता है। आप लोग यूट्यूब पे या कहीं पे देख सकते हो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आप लोग के एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन नहीं है, तो एक चीज याद रखना कि जब हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो यानी कि वो मैग्नेटिक मोमेंट की ही बात कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास सम होता है दो चीजों का, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये मत भूलना। तो यानी कि हमारे पास ये फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। तो यानी कि मैं सबसे पहले Fe+3 यहाँ पे हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे Cl- हमारे पास क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास इसकी D6 एक्स स्क्वायर था, इसमें से -3 किया तो कितना हो गया हमारे पास, D5 हो गया। ठीक है, तो अब इसका मैं डायग्राम बना लेता हूँ, ऑक्टाहेड्रल है, राइट। ऑक्टाहेड्रल में क्या चला जाएगा, ये T2G एंड Eg, राइट। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 5 है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 5 7। तो यहाँ √35 आ गया, तो इसकी वैल्यू 5 से तो ज्यादा होगी, क्योंकि ये अंडर रूट से क्या है, हमारे पास 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ यानी कि हमारा 5 से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि आप लोगों को स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बता सकूं कि क्या डिफरेंस है, और क्यों हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर हो जा रहा था। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से आप लोगों से पूछा गया है कि लार्जेस्ट सीएफएससी वैल्यू किसकी होगी। तो जैसे कि हमें क्या पता है कि डेल्टा टी हमारे पास क्या होता है, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ होता है, यानी कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है किससे, हेट्राहेड्रल से, सीएफएससी वैल्यू, राइट। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है कंपेयर करने का। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास हो सकता है कि जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग हो रही होगी उतनी ज्यादा हमारे पास क्या आएगी, सीएफएससी वैल्यू आएगी। यानी कि हमें फॉर्मूला भी पता होना जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे सीएफएससी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट सीएफएससी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ पहले। ये हमारे पास किसका डायग्राम होगा, और ये हमारे पास किसका डायग्राम होगा, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम है। ठीक है, और ये हमारे पास किसका डायग्राम है, टेट्राहेड्रल का डायग्राम। ऑक्टाहेड्रल को यहाँ पे क्या लिखते हैं, T2G, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, Eg। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, E लिखते हैं, यहाँ पे T2 लिखते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल में जीरेड का यूज नहीं किया जाता। जी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जीरेड होता है। जीरेड मतलब बेसिकली एक तरह की सिमेट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर हम लोग
ये हमारे पास बेरी सेंटर होता है। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या आएगी, 0.6 डेल्टा ओ रहती है, नीचे हमारे पास रहती है माइनस का 0.4 डेल्टा ओ। कैसे याद किया मैंने, कि समझना, ऊपर कितनी ऑर्बिटल से, दो ऑर्बिटल से, ठीक है, और ऊपर कितनी एनर्जी हमारे 0.6 है, तो एक ऑर्बिटल की 0.6 है, तो दोनों ऑर्बिटल की हो जाएगी हमारे पास 1.2 डेल्टा ओ। नीचे देखो 0.4 है, और नीचे कितनी ऑर्बिटल से, तीन ऑर्बिटल से है, ठीक है, तो 3 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा 0.4, उसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस का 1.4, सॉरी माइनस का 1.2 डेल्टा हो, राइट। यानी कि हमारे पास दोनों एनर्जी बराबर आती है और नेगेटिव सम होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एनर्जी कंजर्व रहेगी इस लाइन के अबाउट, जिसको बोल रहे हैं बेरी सेंटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। अगर ऊपर की तरफ दो है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास 1.2 आ जाए, 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। अब मुझे यहाँ पे बताना आप लोग, यहाँ पे ऊपर की तरफ एनर्जी कितनी होगी कि हमारे पास 1.2 डेल्टा ओ आ जाए, यहाँ पे थ्री ऑर्बिटल से, तो मुझे 0.4 डेल्टा ओ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे कितना आएगा, माइनस का 0.6, सॉरी डेल्टा टी आएगा यहाँ पे, डेल्टा टी। यहाँ पे जो पूरा था हमारे पास कितना था, डेल्टा टी था टेट्राहाइड्रल में, यहाँ पे हमारे पास क्या था, डेल्टा ओ था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा 0.6। ठीक है, तो डेल्टा और डेल्टा टी में आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इन सभी की। ठीक है, इस इन सभी के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन सभी का क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम का डायग्राम क्या है, देखो सारे के सारे हमारे पास क्या है, ऑक्टाहाइड्रली गिवन है, तो हमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तीन लाइन खींचेंगे, दो लाइन इधर इसके लिए खींचे, इसके लिए तीन लाइन, इसके लिए दो लाइन, इसके लिए तीन लाइन, इसके लिए दो लाइन, इसके लिए तीन लाइन, इसके लिए दो लाइन खींच दिया। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को यहाँ पे, कि क्रोमियम हमारे पास जो +3 में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, डी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम +3 के अंदर, डी के अंदर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा पड़ा है। वेनेडियम +3 के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और यहाँ पे आयरन +3 के अंदर हमारे पास सिर्फ D5 के, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर। तो यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर दी है यहाँ पे कुल मिला के, और फिर हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया है सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा वो आ रहा है निकल के, वो कितना आ रहा है, एक पहले का आंसर आ रहा है माइनस का 1.2 डेल्टा हो, दूसरे का हमारे पास आ रहा है माइनस का 0.4 डेल्टा हो, तीसरे का हमारे पास माइनस का 0.8 डेल्टा हो, और चौथे का हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 0.4 डेल्टा हो। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास सबसे ज्यादा सीएफएससी वैल्यू कहाँ पे देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, एक्चुअल में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, सीएफएससी एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ पे पॉइंट प्लस क्या बता रहा है, वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो बस इतना सा था यहाँ पे। तो नेगेटिव साइन सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, हाईएस्ट सीएफएससी वैल्यू किसकी है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए की है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जब आप लोग कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे आप लोगों को क्रोमियम +3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलने वाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलने वाले डी के अंदर। यहाँ पे जब आप लोग टाइटेनियम +3 के अंदर सर्च करोगे, तो यहाँ पे आपको डी के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वेनेडियम +3 के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, D2, मतलब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलने वाले हैं। और आयरन +3 के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे 5। ठीक है, D5। ठीक है, अगर कोई गलती हो तो आप लोग सुधार सकते हो उसको। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और बात करते हैं यहाँ पे कि 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाएंगे, ऐसे फिल किए जाएंगे। टाइटेनियम के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिया, वेनेडियम के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन से फिल कर दिया, यहाँ पे D5 है। ठीक है, तो यानी कि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, सबके सब वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ से सीएफएससी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 0.4 × 3, यानी कि माइनस का 1.2 डेल्टा हो। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 0.4 × 1, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 0.4 आ गया डेल्टा हो। यहाँ पे बताइए कितना हो गया, माइनस का 0.4 × 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कितना आ गया, 0.8 डेल्टा हो। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, तो ऊपर वाली की बात करते हैं सबसे पहले। तो 0.6 × 2, ठीक है, प्लस, ठीक है,
यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 0.4 × 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये तो हम लोगों ने इनिशियल स्टेज में भी देखा था। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम CFSC वैल्यू कितनी आ रही है, 1.2 डेल्टा हो माइनस का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। एक चीज याद रखना, हमारे पास CFSC वैल्यू जो आती है वो जनरली नेगेटिव ही आती है। ठीक है, नेगेटिव या जीरो के इक्वल आ सकती है। तो हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो एक्चुअल में क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, एक्सोथर्मिक इन नेचर बता रहा है। ठीक है, एक्सोथर्मिक बता रहा है कि यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांजिशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास सीन रहता है इसका पूरा। तो होप ये आप लोगों को समझ में आया कि CFHC वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ठीक है, सेम आप केस हम लोग टेट्राहेड्रल के लिए भी देख सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा टेट्राहेड्रल के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें सिस और ट्रांसफॉर्म दोनों की बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। तो ऑप्शन नंबर 1 का हम देखते हैं डायग्राम कैसा बनेगा। आयरन है, ठीक है, और सिस फॉर्म की बात कर रही है। तो सिस फॉर्म में दोनों के दोनों हमारे पास क्या जाएंगे, जो NH2 होंगे इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, CN है, ये हमारे पास CN है, ये हमारे पास CN है, ये हमारे पास CN है। ठीक है, तो होप ये आप लोगों को इसका सब कुछ पता होगा कि ये चारों बॉन्ड एक प्लेन में रहते हैं, और जो वर्टिकल बॉन्ड्स होते हैं वो अबव और बिलो द प्लेन रहता है। ठीक है, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं सबसे पहले कि POS है कि नहीं है, COS है कि नहीं है। तो POS इसके अंदर है क्या, इसको आप वर्टिकल प्लेन के अबाउट काटो, POS देखने को मिली, नहीं देखने को मिली। इस वाले प्लेन के अबाउट काटो, हॉरिजॉन्टल प्लेन के, इस वाले प्लेन के अबाउट काटोगे तो आपको देखने को मिलेगा POS। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो यानी कि हमारे पास ये क्या नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन की यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आयरन है, उसी का हमें ट्रांसफॉर्म गिवन है यहाँ पे, मतलब ऊपर वाले का। तो जब हम लोग ट्रांसफॉर्म बना रहे तो NH2 क्या देंगे, दोनों अपोजिट पोजिशन पे आएंगे इस तरीके से। ठीक है, CN CN और यहाँ पे CN CN, ये हमारे पास क्या ट्रांसपोजिशन है। आप लोग जब जैसे ही इसको चेक करोगे तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, POS आ रहा है। राइट, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है। तो यानी कि हमारे पास क्या नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। बात करते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सिस फॉर्म दे रखी है इसकी। ठीक है, तो क्रोमियम हमारे पास है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो ऑक्सिलेट लगा हुआ है, ठीक है, ऑक्सिलेट C2O4 2- होता है ऑक्सिलेट आयन। ये हमारे पास जो हम लोग जो चीज खाते हैं इसके अंदर पाया जाता है। इसके कारण हमारे पास जो किडनी स्टोन्स होते हैं ना, वो इसका मेन कारण होता है ऑक्सिलेट आयन का। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप लोग समझना कि हमारे पास ये है कंपाउंड, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सिलेट लगाया है, वो भी सिस फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऑक्सिलेट आयन यहाँ पे आएगा, OX से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, OX2- से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग, OX। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Cl लग जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, तो ये हमारे पास इस फॉर्म है। ठीक है, जब आप इसमें POS और COS चेक करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये वाले चार बॉन्ड्स हमारे पास क्या है, एक प्लेन के अंदर है। ठीक है, और ये आउट ऑफ प्लेन जा रखे हैं दोनों के दोनों बॉन्ड, ऊपर वाला नीचे वाला। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास 3D के अंदर है, इस तरीके से कर्व में है। ठीक है, ऑक्सिलेट आयन। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे POS और COS दोनों के दोनों देखने को नहीं मिलने वाले। आप लोग इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा जिसने देखा हुआ है पहले इसका स्ट्रक्चर। तो इसका क्या होता है, 3D में स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो आप लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे काटोगे, ऐसे काटने की कोशिश करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बैठती है। ठीक है, ये बिलो द प्लेन है, ये अबाउ द प्लेन रहता है। ठीक है, पूरा बॉन्ड। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 चेक करते हैं हम लोग अब यहाँ पे, क्रोमियम। ठीक है, हमें इसकी क्या बनानी है, ट्रांसफॉर्म बनानी है। तो ट्रांसफॉर्म में क्लोरीन दोनों अपोजिट तरफ आएंगे, राइट, और ऑक्सिलेट इस आएंगे, इसमें क्या होंगे, इस बार प्लेन के अंदर होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग अब यहाँ पे चेक करोगे तो जो हमारे पास ये बॉन्ड्स हैं, ये इनटू द प्लेन है दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों सिमेट्रिक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, POS देखने को मिलने वाली है। ठीक है,
तो यानी कि हमारे पास ये क्या नहीं है, कायरल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और यानी कि इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, ओनली ऑप्टिकली आइसोमर शो करने वाला कंपाउंड रहेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कंपाउंड MA3B3, ठीक है, जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ए और बी हमारे पास क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड गिवन है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब हमारे पास ये तीनों की तीनों इस तरीके से बना रहे हैं और ये भी हमारे पास इस तरीके से बना रहे होंगे, तो ये क्या है हमारे पास, फेशियल क्या कहलाता है हमारे पास, आइसोमर कहलाता है। ठीक है, फेशियल आइसोमर। और जो दूसरा है हमारे पास इस तरीके से बना रहा है, और ये एक दूसरे को इस तरीके से कट करते हुए बना रहे हैं फेस। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जब कुछ इस तरीके का बनता है, तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, मेरिडोनियल आइसोमर देखने को मिलता है। ये दोनों एक तरीके के हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ठीक है, फेशियल एंड मेरिडोनियल। ठीक है, इसको फेक और मर भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और दोनों के दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारे पास है इस तरीके से। ठीक है, NO2, NO2, NH3, NH3। ठीक है, यहाँ NH3 लगा हुआ है, यहाँ NO2 लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको वर्टिकल प्लेन के आधार पर काटिए इस तरीके से। इस जगह से जैसे आप काटोगे तो आपको क्या दिख जाएगा यहाँ पे, इस तरफ से काटो, इस तरफ से। ठीक है, इस वाले प्लेन के अबाउ। तो अब आप लोगों को नजर आई होगी POS। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आप लोगों को प्लेन ऑफ सिमेट्री होप ये नजर आ रही होगी इसके अंदर। इस वाले प्लेन के अबाउट आप लोग काटोगे। ठीक है, तो उधर भी और इधर भी हमें सिमेट्री देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास POS प्रेजेंट है। ठीक है, बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की। इस वाले कंपाउंड को आप लोग इस वाले प्लेन के अबाउट काट के देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, POS नजर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स हैं। ठीक है, बात करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन की जो हमारे पास आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता होता है कि फेशियल क्या होता है हमारे पास, कि ये हमें कुछ कंपाउंड गिवन है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या चेक करोगे कि फेशियल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने चेक किया यहाँ पे कि कोबाल्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तीन लिगेंड डिफरेंट होनी चाहिए, A3 ये आ रहे हैं, जिसके अंदर A की वैल्यू क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तीनों के तीनों नाइट्रोजन वाले कंपाउंड है, तो यानी कि B3 मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये क्या है, बना हुआ है, राइट। तो यानी कि हमारे पास ये नाइट्रोजन का एक तरीके का मोनोडेंटेट लिगेंड है इस केस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जब इसको चेक करेंगे हम लोग, तो पहला हमारे पास क्या है, आइसोमर है। दूसरा भी हमारे पास आइसोमर है। तो क्या फेशियल क्या मेरिडोनियल हो सकते हैं क्या, चेक करते हैं कि ये वाला आइसोमर हमारे पास क्या बना रहा है, इस तरीके से फेशियल बना रहा है क्या, बिल्कुल बना रहा है। ठीक है, फिर हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्रॉस में भी कुछ हो रहा है क्या इसके अंदर, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं क्या, इस तरीके से। बिल्कुल, मैंने क्या बोला था, जब इस तरीके का भी शेप आ जाए आप लोगों के पास इस तरीके का, ठीक है, तो क्या बनाता है, मेरिडोनियल होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास तीन इस तरीके से हैं, तीन इस तरीके से हैं, तो ये क्या एक दूसरे के मेरिडोनियल है। तो यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सेकंड आइसोमर क्या हो जाएगा, मेरिडोनियल हो जाएगा, पहला वाला फेशियल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर सॉरी आइसोमर वन आइसोमर टू की, कि क्या यहाँ पे सारे के सारे CO और Cl बॉन्ड क्या हमारे पास 90 डिग्री पे हैं क्या। ठीक है, एंड ये वाले बॉन्ड्स भी क्या हमारे पास 90 डिग्री पे हैं क्या। तो मैं एक भी ऐसा चेक कर लेता हूँ यार जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार आप लोग डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो ये वाले बॉन्ड को आप थोड़ा सा देखिए, ClCO Cl बॉन्ड। ठीक है, इन तीनों बॉन्ड्स को, तो इसके बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, राइट। तो यानी कि क्या ये वाले सारे के सारे Cl CO Cl बॉन्ड हमारे पास क्या 90 डिग्री पे है क्या, नहीं है।
यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग एक बार फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम पे क्या गिवन है, 2Cl CO, सीएल बॉन्ड्स आर इन 180 डिग्री। ठीक है, आइसोमर 2 के अंदर बोला जा रहा है ये। सिर्फ हमें यहाँ पे एक ही बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड की। तो जैसा कि आप लोगों को पता रहता है कि थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें क्या गिवन है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रहता है, राइट। इस तरीके से अगर Cl- बाहर रहता, ठीक है, Cl- अगर बाहर रहता, फिर हम लोग Ag के साथ रिएक्शन कराते। ये कोई हमारे पास स्फीयर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये। ठीक है, स्फीयर है। अगर Cl बाहर रहता है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, और फिर हम लोग AgCl के साथ किसी के साथ या AgNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराते, तो हमें AgCl की पीपीटी देखने को मिलती है। ठीक है, बट अगर मान लीजिए Cl इसके अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो जब इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, तो इसके साथ कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो सिर्फ बाहर वाले के साथ हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी, अंदर वाले के साथ कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो सेम केस यहाँ पे हमारे साथ हो रखा है। ठीक है, कि जो हमारे पास कोबाल्ट है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तीनों के तीनों क्लोरीन आ रखे हैं। ठीक है, इस वाले एन, इस वाले को मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है वो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो क्या उससे रिएक्शन करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता तो क्लोरीन तो AgNO की 3 के साथ क्या कर जाता, रिएक्शन कर जाता, और हमें यहाँ पे व्हाइट पीपीटी देखने को मिलती। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट भी यूज हुआ है कि AgNO3 यहाँ पे क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है क्लोरीन के साथ, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप लोग के लिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो इस वाली टेबल से देख के आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सको, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे CFSC वैल्यू अपॉन वर्सेस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स पे हम लोगों ने क्या बनाया है, ग्राफ बनाया हुआ है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो ऑक्टाहाइड्रल के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, ये सब यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल इन्वॉल्वमेंट गिवन है, तो ये ऑक्टाहाइड्रल का ही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों की मैंने एनर्जीज गिवन है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे अगर कुछ नहीं गिवन है तो उसको 0 मान लीजिए अभी के लिए। ठीक है, और फिर ये ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है हमारे पास, उसकी CFSC ये होती है, उसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये है। तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, राइट। और CFSC आपको पता ही है, तो आप लोग ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वर्सेस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स का भी ग्राफ है। ठीक है, तो एक CFSC वर्सेस नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स का ग्राफ है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंड्राइट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारे पास, ठीक है, X, और वीक फील्ड लिगेंड है Y माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस गिवन है रेस्पेक्टिवली, और दोनों की CFSC वैल्यू भी हमें गिवन है। तो यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना देता हूँ Mn6, ठीक है, 4 माइनस का, जहाँ पे X माइनस के हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसका डेल्टा 1 दे रखा है CFSC वैल्यू। सेकंड में हमारे पास क्या है, इस तरीके से Y माइनस के हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, और उसकी CFSC दे रखी है डेल्टा 2। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, हमारे पास पेयरिंग भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी पेयरिंग एनर्जी होती है वो लेस देन होती है डेल्टा O से। ठीक है, CFSC वैल्यू से हमें कम देखने को मिलती है पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, जबकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, ठीक है, ज्यादा होती है डेल्टा O से। तो यहाँ पे हमें वीक फील्ड लिगेंड के अंदर क्या नहीं देखने को मिलेगी, पेयरिंग नहीं देखने को मिलेगी, पेयरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जितनी आप लोगों की स्प्लिटिंग हो रही है उससे ज्यादा तो पेयरिंग एनर्जी मांग रहा है वो पेयर होने के लिए। तो आप लोग कैसे दे दोगे उसको पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी क्या कम है डेल्टा स्प्लिटिंग से, तो आप लोगों ने थोड़ा सा डेल्टा का कुछ हिस्सा पेयरिंग को दे दिया ताकि पेयरिंग हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग देखने को मिलती है।
तो यहाँ पर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी इन द, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारे पास एक्स माइनस, ठीक है, इज स्मॉलर देन डेल्टा ओ नॉट। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, कि हमारे पास पेयरिंग एनर्जी जो है वो डेल्टा ओ नॉट वन से कम होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि क्या होना चाहिए, हमें जो एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा पेयरिंग को भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ज्यादा होनी चाहिए डेल्टा स्प्लिटिंग। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे कि क्या हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड की और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात की जा रही है, ठीक है, कंपाउंड की, कि ये मोर स्टेबलाइज्ड देन दिस? बिल्कुल नहीं। हमें क्या पता है, जिसकी सीएफएससी ज्यादा होती है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे कि द T2G ऑर्बिटल इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, इस वाले कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इज स्टेबलाइज बाय 2 डेल्टा ओ नोट 1, ठीक है, इज कंपेयर टू द डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एक समझना, यहाँ पे हमारे पास क्या मैग्नीज है, मैग्नीज हमारे पास किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस टू के अंदर है, तो यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, D5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक दो तीन चार पांच, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में डाल रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, पेयरिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पेयरिंग हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एनर्जी जीरो होता है इस वाली पोजीशन पे। ठीक है, इसके नीचे जाते हैं तो एनर्जी कितनी हो जाती है, माइनस का 0.4 डेल्टा ओ नोट होती है। ऊपर जाते तो क्या होती है, प्लस का 0.6 डेल्टा ओ नोट होती है। तो डी जनरेट ऑर्बिटल्स की अगर मैं एनर्जी को जीरो मान लेता हूँ, 0 × 5, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिली, जीरो एनर्जी देखने को मिली है। इसके नीचे वालों की बात करता हूँ तो नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और वहां पे चार्ज कितना है, सॉरी, मतलब वहां पे डेल्टा एनर्जी कितनी है, 0.4 डेल्टा ओ नोट है, तो यहाँ पे कितने आ जाएगा हमारे पास, 2 डेल्टा ओ नोट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो T2G है हमारे पास ये वाला, इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास, फाइनली 2 डेल्टा ओ नोट हो जाएगी। ठीक है, माइनस का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द T2G ऑर्बिटल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज स्टेबलाइज्ड बाय 2 डेल्टा ओ नोट एज कंपेयर टू द डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स। तो डीजनरेट की कितनी थी, जीरो थी, इसकी कितनी है, 2 डेल्टा ओ नोट 1 है। ठीक है, तो यानी कि इससे कितना ज्यादा है हमारे पास, 2 डेल्टा ओ नोट 1 ज्यादा है, राइट। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, Mn+2 गिवन है, राइट। तो यानी कि हमारे पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड के अंदर है ये, तो हाफ फील्ड रहेगा, मतलब 5 हमारे पास क्या रहने वाले हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। जबकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो यहाँ पे क्या हुई थी, पेयरिंग हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझना, अगर हमारे पास स्कैंडियम+3 में है, ठीक है, जिंक+2 में है, तो यहाँ पे हमारे पास पहले वाले में क्या D0 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे D10 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। या कॉपर+1 हो गया, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, D10 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये कलरलेस होते हैं। बट बात करते हैं हाफ फील्ड की, D5 हो गया, ठीक है। अगर D5 हमें कभी भी दिख रहा है और हमारे पास ये एक तरह का वीक फील्ड लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, वीक फील्ड लिगेंड के साथ जुड़ा होने का मतलब है मेरे पास इनडायरेक्ट कि हमारे पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमें जनरली लाइट कलर देखने को मिलता है, लाइट कलर, इंटेंस कलर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बात कर लेते हैं Mn+2 की। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के साथ जुड़ा है, तो हमारे पास क्या देखने को कलर मिलता है, लाइट पिंक कलर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हमारे पास Fe+3 में है, वो भी वीक फील्ड लिगेंड के साथ, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है ब्राउन कलर। तो ये क्या हमारे पास इंटेंस कलर है क्या, ये बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Mn की स्पेसिफिकली बात की गई है, तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे CFSC वैल्यू की हमारे पास जीरो भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसके इतना इंटेंस कलर देखने को नहीं मिलता है हम लोगों को। ठीक है,
तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इंटेंस कलर किसका आएगा हमारे पास, MnX6 4 माइनस का आने वाला है, जिसका डेल्टा क्या है हमारे पास, -2 डेल्टा O01 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास पी ब्लॉक से क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों को ये वाला आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएगा कहाँ पे, पेज नंबर 204 पे, एनसीईआरटी क्लास 12 के अंदर। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास XeF4 रिएक्ट विद द, ठीक है, एंटीमनी का पेंटाफ्लोराइड है। तो एडक फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे शेप और ज्योमेट्री के बारे में पूछा है, किसकी, जेनोन की और एंटीमनी की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा, A B C है। ठीक है, और D है। तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास XeF2 है, ठीक है, वो हमारे पास PF5 के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, XeF देखने को मिलता है प्लस, पता है ये हमारा क्या कहता है, एक फ्लोरीन को डोनेट कर देता है सामने वाले को। ठीक है, तो PF6 माइनस देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे पास ये वाला पार्ट क्या होता है, जेनोन वाला कैटायनिक पार्ट रहता है। ठीक है, बात करते हैं XeF4 जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, SbF5 के साथ, एंटीमनी के साथ, तो सेम काम यहाँ भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका कैटायनिक पार्ट देखने को मिलेगा, और दूसरे वाले का क्या देखने को मिलेगा हमें लोगों को, एंटीमनी का यहाँ पे नेगेटिव पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, मान लेते हैं हमारे पास XeF6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई मेटल कैटायन है, मेटल फ्लोराइड है। ठीक है, मेटल फ्लोराइड का कैटायनिक पार्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल क्या क्या हो सकती है, सोडियम हो सकती है, ठीक है, पोटेशियम हो सकती है, रुबिडियम हो सकती है, सीजियम हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास XeF7 देखने को मिलता है नेगेटिव में, और हमारे पास यहाँ पे मेटल कैटायनिक पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है इन दोनों ऊपर वाली रिएक्शन के कंपैरिजन में। ऊपर हमें कैटायनिक पार्ट किसका देखने को मिल रहा था, जेनोन का देखने को मिल रहा था, जबकि यहाँ पे जब हमारे पास सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कैटायनिक पार्ट मेटल का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। बात करते हैं इनके ज्योमेट्री की, तो बात करते हैं शेप की एंड ज्योमेट्री की। ठीक है, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, एक चीज समझना पहले, कि शेप के अंदर हम लोग ना लोन पेयर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, और हम लोग बॉन्ड पेयर को कंसिडर करते हैं, जबकि ज्योमेट्री में लोन पेयर भी कंसिडर होता है, बॉन्ड पेयर भी कंसिडर होता है। जैसे कि मान लीजिए, इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। ठीक है, XeF6 का, XeF3 पॉजिटिव है हमारे पास। ठीक है, जब आप लोग इसका डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, स्टेप्स क्या फॉलो करोगे, यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कट चुका है हमारे पास। अब हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 7 में से 3 फ्लोरीन ने ले चुका है। ठीक है, तो हमारे पास लोन पेयर्स कितने बचे, 2 लोन पेयर बचे, तो यानी कि हमारे पास 3 कितने बॉन्ड पेयर है, और हमारे पास क्या है, 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर को, सॉरी 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, VSC पेयर थ्योरी कैसे लगाएंगे, राइट। तो यानी कि हमारे पास, ये हमारे पास क्या एक्सी है, एक बॉन्ड यहाँ पे आएगा, 2 लोन पेयर हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और हमारे पास फ्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा इस तरीके से। तो इसकी हमारे पास देखो, शेप की बात करता हूं मैं, तो शेप क्या हो जाएगी इसकी, हमारे पास ये किस शेप में बन रहा है, आप देखो, आप लोगों को लोन पेयर नजर नहीं आएगा, तो लोन पेयर को आप हटा लीजिए, कैसी शेप है, टी शेप है। ठीक है, अगर आप लोगों को VSC पेयर थ्योरी नहीं पता कि कैसे लोन पेयर्स को लगाया जाता है, बॉन्ड पेयर को लगाया जाता है, तो आप मेरा पुराने वीडियो लेक्चर्स देखिए, आप लोगों को उसमें बताया है मैंने काफी बार, कि हम लोगों को रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, TBP के अंदर, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को, और कोई भी हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, इक्विटोरियल पोजीशंस पे लगाते हैं, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, एक्सियल पोजीशंस पे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर्स कहाँ लग गए हमारे पास, इक्विटोरियल प्लेन पे लगा दिए, और जो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट थे जो बचे हुए थे, वो हम लोगों ने कहाँ लगा दिए, एक्सियल पोजीशंस पे लगा दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास शेप आ गई टी शेप।
ज्योमेट्री की बात करूं, ठीक है, तो ज्योमेट्री यहाँ पे क्या है हमारे पास, लोन पेयर को भी कंसिडर करेगा, बॉन्ड पेयर को भी कंसिडर करेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितनी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारे पास, टीबीपी ज्योमेट्री हो जाएगी, यानी कि ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, शेप पूछा गया था किसका, एक्सी का। एक्सी किस शेप में है हमारे पास, तो ये टी शेप में है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एस बी एफ सिक्स माइनस की, ठीक है। तो एस बी है और यहाँ पे हमारे पास 6 इस तरीके से लगे हुए हैं, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ज्योमेट्री भी उसकी वही रहेगी और शेप भी उसकी वही रहेगी, ठीक है। तो ज्योमेट्री आप लोगों को समझ में आ गया, ऑक्टाहेड्रल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो इस लेक्चर को अब हम लोग यहीं पे समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो का, जहां पे हम लोग बाकी के जो टॉपिक्स मैंने छोड़े हुए हैं उसको कवर करेंगे, और इसी टाइम पे वो वाला वीडियो डलेगा आप लोगों के लिए रोजाना, ठीक है। 3-4 दिन में पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, कंप्लीट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जो भी मैंने आज टॉपिक पढ़ाए उसको आप रिवाइज कीजिए अच्छे से, इनपे क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। तो आप लोग काफी इंप्रूव कर पाओगे अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए। धन्यवाद।